हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है हाउ वाज बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म इन इंडिया। फ्रेंड्स, वैसे तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट को आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द बैंकिंग सिस्टम इज़ द हार्ट ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री एंड स्मॉल चेंज इन रेगुलेशन अफेक्ट द एंटायर इकनॉमी। तो फ्रेंड्स, जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी का हर्ट होता है, और इसके रेगुलेशन या लॉ में छोटा सा भी चेंज पूरी इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट करता है। ओके, तो आ जाओ हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है इसकी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की। तो द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज इन 2 फेजेस। 2 फेजेस में हमने इसे बांटा हुआ है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जैसे ही आपको इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, प्री इंडिपेंडेंस बोले तो आज़ादी से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोले तो आज़ादी के बाद। ओके, तो प्री इंडिपेंडेंस पढ़ लेते हैं पहले हम। मॉडल बैंकिंग इन इंडिया स्टार्टेड बैक इन 1786 विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, मॉडल बैंकिंग इंडिया में जनरल बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के साथ आई थी। जब ये जनरल बैंक बना था तब मॉडल बैंकिंग इंडिया में आई थी। कब आई थी? 1786 में। इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश ने 3 बैंक और बनाए थे, उन तीनों बैंकों को किससे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आज देख लेते हैं 3 प्रेसिडेंसी बैंक। फर्स्ट क्या? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इस्टेब्लिशमेंट अंडर द करेक्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ओके, अब इस 3 प्रेसिडेंसी को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया और एक नया बैंक बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आ जाओ इसे पढ़ लेते हैं। 1935 द प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब हमने इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया, नेशनलाइज कर दिया, और इसका नया नाम क्या रखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, फॉर्म्ड हुआ था। ओके, लेकिन ये याद रखना, ये जो नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण किया इस बैंक का, ये हमने आज़ादी के बाद किया था। ये समझ आता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इधर रख दिया है। ओके, 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया was nationalized and named स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके, अब इसके बाद क्या, जो इंडिया का खुद का बैंक, मतलब इलाहाबाद बैंक जो था इंडिया का, इंडिया ओनर में बना था, इंडिया उसका मालिक था। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। इंडियन ओनर इलाहाबाद बैंक वाज सेट अप इन 1865 इन इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में ही बना था। ठीक है, और इस इलाहाबाद बैंक के बाद और भी कई इंडियन ओनरशिप में बैंक बने थे। आइए पढ़ लेते हैं कौन कौन से बैंक थे वो। मोर कमर्शियल बैंक सच एज पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा वाज इस्टेब्लिश बिटवीन 1894 टू 1913 अंडर द इंडियन ओनरशिप। ठीक है, ये सारे बैंक जो थे इंडिया के अपने ओनरशिप में बने थे। ओके, अब इसके बाद क्या, अब इन सब के बाद जो सेंट्रल बैंक बना था, क्या था, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, RBI, इस्टेब्लिश इन 1934 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ये हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन थी, तब जाके मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था कि इन सारे बैंकों को संभालने के लिए हमारे पास एक बैंक होना चाहिए जो इन सारे बैंकों को ऑर्डर दे, संभाले, रूल और रेगुलेशंस, लॉ दे। ओके, तब जाके इन्होंने रिकमेंडेशन दी, तब जाके हमारा RBI जाके बना था। और RBI का लॉ बोले तो रेगुलेशन कब आया था, 1934 में इसका रेगुलेशन आया था। ओके ओके, तो इतना कुछ करने के बावजूद भी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था वो सिर्फ अर्बन पॉपुलेशंस को ही कवर कर पाया था, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से भूल गया था। ओके, तो पढ़ लेते हैं। एट द टाइम द बैंकिंग सिस्टम वाज ओनली कवर द रूरल पॉपुलेशन, द डॉट आ जाएगा। ओके, एंड रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वाज टोटली निगलेक्टेड। ठीक है, उनको हम पूरी तरीके से भूल गए थे। तो आज इसके बाद पढ़ लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से टिल डेट तक। ठीक है, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ क्या,
तो जो आज़ादी के बाद था हमारी पूरी बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट ओनरशिप में आ गई थी, ठीक है। और जो हमारे रूरल पॉपुलेशन थे कंट्री के, वो अभी भी पूरी तरीके से डिपेंड थे किसके ऊपर, स्मॉल मनी लैंडर्स पर अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बेटर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया आरबीआई को इन 1949 को। ओके, तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एंटायर बैंकिंग सेक्टर वाज अंडर द प्राइवेट ओनरशिप and the rural population of the country had depended on small money lenders for their requirements. To solve this issue and better development of the economy, the government of India nationalized the RBI in 1949 को, ठीक है। 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया आरबीआई को, बोले तो राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीय का नाम कर दिया। ओके, इसके बाद इन 1969 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized 14 major banks whose national deposit more than 50 crores, ठीक है। और इसके आरबीआई को नेशनलाइज करने के बाद गवर्नमेंट ने 1969 को और 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज कर दिया जिनका नेशनल डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा था, बोले तो जिनके पास नेशनल जो कि मतलब 50 करोड़ से उनका डिपॉजिट ज़्यादा था। ओके, अच्छा, कौन कौन से बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था, वो है ये। एक तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया था। ओके, तो अब इनको मतलब जो रिफॉर्म करनी, बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा था, उसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है। रीज़न बिहाइंड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, क्या कारण थे देखते हैं। द इंडियन इकोनॉमी विटनेस अ सीरियस डिफिकल्टी लाइक अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन, फिस्कल इम्बैलेंस, डबल डिजिट इन्फ्लुएंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। जो इंडिया था एक सीरियस डिफ़िकल्टीज़ को देख रहा था, मतलब विटनेस था इकोनॉमी की हालत का, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या थी, लाइक अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस नहीं थी। फिजिकल इम्बैलेंस, मतलब जो राष्ट्रीय खजाना था उसका भी कुछ अता पता नहीं था, कितने पैसे पड़े हैं, कितने देने हैं, क्या करना है, इसका भी कुछ नहीं था। और डबल डिजिट इन्फ्लुएंस, मतलब एक नंबर के 2 नोट चल रहे हैं या 3 नोट चल रहे हैं, ऐसे हो जा रहा था। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो पेमेंट करनी थी उसका भी कुछ नहीं था, बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था पेमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कारण थी कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या करती है, इस बार एक कमेटी बनाती है, ठीक है। और उनको बोलती है कि भाई आप रिव्यू करो और बताओ कि हम अपने बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कमेटी 2 बार बनाई जाती है, एक बार 1991 में और दूसरी 1998 में। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम बनाई गई है, तो उसकी फर्स्ट टाइम की रिकमेंडेशन पढ़ लेते हैं कि उस कमेटी ने फर्स्ट टाइम क्या क्या रिकमेंडेशंस की हैं। ओके, तो आज वो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, मिस्टर नरसिम्हा कम्युनिटी वानी। इसके जो चेयरमैनशिप कौन सी थी, जो लीड कर रहे थे इसको, वो हमारे मिस्टर एम नरसिम्हा थे। ओके, तो आज वो पढ़ते हैं। टू रिबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड टू मेक their function efficient and profitable, the government of India appoint a high level committee. The name of the committee of financial system, under the chairmanship of M Narasimha. It was a 9-member team along with the Narasimha, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो चलो देखते हैं। ओके, The interest rate should be determined by the bank and on the basis of market power, not by the government intervention. तो ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किसके द्वारा निकलना चाहिए, बैंक एंड बेसिस ऑफ मार्केट पावर के, नॉट बाय द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से नहीं, मार्केट पावर ऑफ बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ओके, सेकंड, रिजर्व रेशो शुड बी रिड्यूस, रिजर्व रेशो को कम कर देना चाहिए, सो डैट बैंक कैन हैव मोर कैपिटल फॉर बिजनेस। तो इससे क्या होगा, रिजर्व रेशो कम कर देना चाहिए जिससे
बैंक के पास ज़्यादा कैपिटल हो बिजनेस करने के लिए। अच्छा, ये रिजर्व रेशो क्या होता है? रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो कि बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, उससे वो ना तो बिजनेस कर सकती है ना किसी को लोन दे सकती है। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। रिजर्व रेशो क्या होता है? जैसे आपको 100 रुपीज़ देते हैं, उसमें से बोला गया है कि आप 60 रुपीज़ का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे रिजर्व ही रखना है और मात्र 40 रुपीज़ से ओनली 40 रुपीज़ का यूज़ करो। तो फ्रेंड्स 40 रुपीज़ का यूज़ करके कोई ज़्यादा कैसे इनकम कर सकता है? और अगर उसी रिजर्व रेशो को वो लोग कम करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप उस रिजर्व रेशो को मान लो 20 कर देते हैं तो आपके पास टोटल 80 रुपीज़ पड़े रहेंगे बिजनेस करने के लिए। ओके, तो अब थर्ड देखते हैं। अ ट्रिब्यूनल शुड बी सेट अप फॉर टाइमली रिकवरी लोन गिवन बाय द बैंक। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक टीम मान लो जो कि रिकवरी करती है लोन का। ठीक है, ट्रिब्यूनल मतलब ये एक रिकवरी टीम है। ओके, तो क्या कह रहा है? उसका सेटअप करना चाहिए जिससे जो बैंक द्वारा दिए गए लोन हैं उसको टाइम से रिकवर किया जाए। ओके, और डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल वाज इस्टेब्लिश इन 1993। और इस डेप रिकवरी ट्रिब्यूनल को कब बनाया गया था? 1993 में, ये पहला था। ठीक है ना, पहली टीम बनाई गई थी। ओके, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। द लोन गिवन अंडर द प्राइवेटाइज सेक्टर और PSL शुड बी गिवन एट द नॉर्मल रेट ऑफ द मार्केट। अच्छा, ये प्राइवेटाइज सेक्टर और PSL क्या है? प्राइवेटाइज सेक्टर वो सेक्टर हैं जो गरीब सेक्टर है। ठीक है ना, तो इनको कैसे, इनको जो लोन का रेट होता है गवर्नमेंट कह रही थी कि इसको कम रखेंगे। जैसे नॉर्मल रेट अगर कोई लेता है तो उसको 8% देते हैं, और जब हम प्राइवेटाइज सेक्टर या गरीब लोगों को ये लोन देते हैं तो उसे बोला गया 4%। तो ये जो हमारी रिकमेंडेशन आई है वो कह रही है ये रेट को नॉर्मल कर दो, जो नॉर्मल लोन पे रेट मिलता है वही रेट इनको भी दिया जाए। ओके, फिफ्थ देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड बी सेल some stake of public bank to private sector or private banks so that some private professional can enter in a public bank and this is encourage the professionalism। ओके, तो इस बार बोला जा रहा है गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक बैंक के कुछ शेयर्स स्टेक्स सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बैंक्स में, जिससे प्राइवेट प्रोफेशनल एंटर हो सके पब्लिक बैंक में। तो ये क्या करता है? ये एनकरेज करता है प्रोफेशनलिज्म। ठीक है ना, अब सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि प्राइवेट लोगों को प्रॉफिट चाहिए और वो लोग अपनी पूरी पावर लगा देते हैं किसी चीज़ को बेटर करने के लिए, क्योंकि भाई अब उनके पैसे लगे हैं और वो लॉस बियर नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर में कुछ प्राइवेट चीज़ें जाएंगी, मतलब प्राइवेट प्रोफेशनलिज्म जाएगा, तो इससे क्या होगा? फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। बैंकिंग ombudsman should be set up so that grievance of the customer and bank employee can be redressal। ठीक है, अब ये ombudsman क्या होता है? ombudsman मतलब आप ऐसा कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। ठीक है ना, वैसे इसका मतलब लोकपाल होता है, उससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है? बैंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बनानी चाहिए, सेटअप करना चाहिए, जिससे कि ग्रीवेंस मतलब होता है प्रॉब्लम, जिससे कि प्रॉब्लम किसकी? कस्टमर्स की और बैंक एम्प्लॉयज़ की कैन बी रिड्रेसल बोले तो सॉल्यूशन सॉल्व किया जा सके। ठीक है ना, कि ये कहना है। ठीक है, मतलब एक ऐसी टीम बनाया जाए जिससे कस्टमर्स और बैंक एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो फ्रेंड्स ये नरसिम्हा कम्युनिटी 1 की जो रिकमेंडेशन दी गई है वो सारी हमने पढ़ लिया। तो अब हम नरसिम्हा कम्युनिटी 2 पढ़ लेते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, ये नरसिम्हा कम्युनिटी 2 कब हुआ था? ये नरसिम्हा कम्युनिटी 2 जो है 1998 में बनी थी। ठीक है, और उससे पहले जो नरसिम्हा कम्युनिटी 1 थी वो 1991 में बनी थी। तो ये दोनों अलग अलग है, अगर डेट पूछता है तो आप बता सकते हैं, याद रखना। ओके, तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। इसका पहला पॉइंट, ऑटोनॉमी ऑफ बैंक। इसमें क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बी गिवन एडुकेट फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी सो डैट इट कैन बेटर कंप्लीट विद द इंटरनेशनल एंड प्राइवेट बैंक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एडुकेट मतलब पर्याप्त होता है, ऑटोनॉमी मतलब होता है कि जो खुद पे अधिकार रखता हो। ओके, ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि खुद पे अधिकार रखना है, खुद पे शासन करना। ओके, तो ये क्या है? एक तो
बैंकों को इस बार ये रिकमेंडेशन देते हैं कि बैंकों को एक तो पर्याप्त फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो अपने ऊपर अधिकार रखे, जो डिसीजन वगैरह खुद ले, किसी के प्रेशर पे आके ना ले। ठीक है, तो ताकि अगर वो खुद उन्हें पर्याप्त फ्रीडम मिलेगी तो क्या होगा, एक बेटर कंप्लीट कर पाएंगे किससे, इंटरनेशनल और प्राइवेट बैंक से, पब्लिक बैंक। ओके, अब इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, द recruitment procedure the recruitment procedure, training and remuneration policies of the employee in a public bank should be as per the most critical methodology of professional banking system। तो इसमें क्या कह रहा है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और ट्रेनिंग है और रेम्यूनेशन पॉलिसीज़ है, ओके, तो ये सारी क्या है, बेस्ट होनी चाहिए। क्रिटिक मेथड का मतलब ये होता है बेस्ट, किसके कैसे होनी चाहिए, एज पर द बेस्ट, बेस्ट होना चाहिए किसके लिए, प्रोफेशनल बैंकिंग सिस्टम। ओके, मतलब उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और बेस्ट पॉलिसीज़ और बेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, मतलब इसमें सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। और सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग बैंक मर्जर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बड़े बड़े बैंक है और स्ट्रॉन्ग बैंक है उन दोनों को मिला देना है, ठीक है, मर्ज कर देना है। कैसे हैं देखते हैं। लार्ज बैंक विद द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बेस शुड बी मर्ज्ड विद द ईच अदर सो डैट it can become strong enough to establish its presence on the global level and in international trade। तो ये कहना है लार्ज बैंक और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले बेस वाले बैंक्स को मर्ज कर देना चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि सो डैट वो क्या करें, इतने तगड़े इतने स्ट्रॉन्ग बन सके कि अपनी प्रेजेंसी ग्लोबल लेवल पे दिखा सके और ग्लोबल ट्रेड पे दिखा सके कि भाई इधर हैं हम। ओके, इतनी पावर आ जाए जिससे उनके पास। तो थर्ड पॉइंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी एसेट होती है, ये वो एसेट है जब बैंक किसी को लोन देता है और वो बदले में कुछ गिरवी रख देता है अपना सामान, कोई बिल्डिंग होती है या प्रॉपर्टी पेपर होता है या कोई मशीन भी हो सकती है वो। ठीक है, तो ये वो है जो कि परफॉर्म, जो बैंक के पास होती तो है लेकिन वो परफॉर्म नहीं करती, कोई काम नहीं करती। ओके, तो ये क्या है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी शुड बी सेटअप। अब ये क्या है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी कौन सी कंपनी है कि ये बनाने के लिए बोल रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, जो कि वो उसको नीलाम करके पैसे वसूल सके। ठीक है, मतलब बैंक जो होगा अपना जो उनके पास एसेट है, एनपीए है, वो किसको बेचेगा, एआरसी को, नॉन रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को। ठीक है, जिससे बैंक के इधर उधर धक्के ना खाने पड़े कि भाई कोई लेगा, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि वो एक सेटअप करे। ठीक है, बोल रहे हैं ACR, तो बोल रहे हैं ACR शुड बी सेटअप सो डैट बैंक विल सेल द एनपीए टू ARC। ठीक है ना, बैंक क्या करेगा, सीधा ARC को भेज देगा। ठीक है ना, और ARC विल ट्राई टू रिकवर मनी बाय ऑक्शनिंग द एसेट ऑफ बोरोअर और कंपनी। ठीक है, तो ARC का तो काम ही होगा किसी भी संपत्ति को नीलाम करना, बेचना। ठीक है ना, तो उनका तो अपना काम करते रहेंगे और बैंक क्या हो जाएगा, बैंक एक तरह से फ्री हो जाएगा। अपना जो भी उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा वो सीधा ACR को बेचेगा, वो कहीं बाजार में या मार्केट में धक्के नहीं खाएगा उस चीज़ को बेचने के लिए। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, रिव्यू एंड अपडेटिंग बैंकिंग लॉज। द नरसिम्हा कम्युनिटी हैज़ suggested the urgent need to review and amend provision of RBI Act and banking laws. One of that, SARFAESI Act. It was enacted in 2002. This act empowered to auction resident and commercial property of the non-repaying person or company for recovery. है कि सजेस्ट करती है कि आप रिव्यू करें, ठीक है ना, रिव्यू और अमेंड करें क्या, RBI एक्ट को और बैंकिंग लॉज को। ठीक है, और उसमें से एक सरफेसी एक्ट का है। सरफेसी एक्ट क्या करता है, ये एनेक्ट 2002 में पहले तो ये लागू हुआ था। ठीक है ना, और ये कहता है दिस एक्ट एम्पावर टू ऑक्शन रेजिडेंट एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये आप ये बोली वसूली ऑक्शन मतलब बेच सकता है, नीलाम कर सकता है क्या, रेजिडेंट प्रॉपर्टी और
रेजिडेंट प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी किसकी, जो नॉन रीपेइंग पर्सन है, जो लोन नहीं चुका पाएगा, ठीक है, किसी पर्सन की या कंपनी की, किसके लिए, रिकवरी के लिए, ठीक है। ये सरफेसी एक्ट उसको एम्पावर करता है, शक्ति देता है, क्षमता प्रदान करता है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को बेच सकते हैं अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।